हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो तो आज अपन बुक के क्वेश्चन करेंगे। किताब के जो पीछे के क्वेश्चन देते हैं ना, वो क्वेश्चन करेंगे। सॉलिड स्टेट अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो इसके पीछे के जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करेंगे अपन। तो राजस्थान बोर्ड की बुक है, इसके क्वेश्चन करने हैं अपन को। एनसीईआरटी के क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, बाद में एनसीईआरटी के भी डाल देंगे, ठीक है। तो आओ बच्चों, पहला क्वेश्चन इसने जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन दिए हैं, जो राजस्थान बोर्ड की बुक के 10 क्वेश्चन है लगभग, इनको देख लेते हैं पहले। तो जो ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने एक इकाई केंद्रित घन संकुलन बीसीसी व्यवस्था में परमाणु की संख्या होती है। यहाँ ये परमाणु की संख्या जो पूछ रहा है, ये इफेक्टिव परमाणु से है इसका मतलब। और इसका आंसर आपको मिलेगा, यदि मेरी क्लासें पढ़ी है आपने, तो जो इसका पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिलेगा आपको सॉलिड स्टेट के जो मैंने पढ़ा है पार्ट 8, यानी कि वीडियो 8वां है। उसका जो वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे, उसका क्वेश्चन नंबर 9 है ये। वहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने करवा चुका मैं ये। अगला क्वेश्चन आओ आप, दूसरे नंबर का क्वेश्चन। एक यौगिक ए व बी के क्रिस्टलीकरण से घनीय संरचना बनता है जिसमें ए परमाणु, ये करेक्शन है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ पे एक लिखा होगा, इसे ए परमाणु घन के कॉर्नर पर ए कर लेना है। जो एक लिखा हुआ है उसकी जगह ए परमाणु घन के कॉर्नर पर स्थित है तथा बी परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्रों पर स्थित है, तो यौगिक का सूत्र होगा। ये जो आंसर दे रखा है, इसमें आंसर आएगा ए आंसर आएगा इसमें बेटा। ये करेक्शन लिखा हुआ है इसमें, देखो इधर, आंसर ए आएगा इसमें, आंसर बी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन मैंने पार्ट वीडियो 8 का, जो 8वां नंबर का वीडियो है, पार्ट 8 है, उसमें जो मैंने क्वेश्चन करवाए उसका क्वेश्चन नंबर पहला है ये, वहाँ पे देखो आप इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आता है अपने पास। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है बेटा, वो दे रखा है इसने, निम्न में से कौन सा उदाहरण समूह 13-15 का नहीं है? आवर्त सारणी का क्वेश्चन है, आप इसको आराम से जानते हो। 13वां वर्ग, 14वां वर्ग और 15वां वर्ग, इसके बॉल एल गैल इंडिया थैली, काशी जी के संत पागल, इधर है नए पुराने ऑस्ट्रेलिया में सब डिग्री। अब छांट लो इसमें से कौन किसका है। देखो इसमें एंटीमनी पूछ रहा है, ये 13-15 का नहीं है, मतलब 13 और 15 का नहीं होना चाहिए, 13 और 15 का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आंसर चले जाएगा सी, जो किताब में दे रखा है उसका आंसर सी। कैडमियम डी जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये जो सेलेनियम है ये 16 वर्ग का एलिमेंट है। ये दोनों नहीं होंगे, तो आंसर हो जाएगा इसमें सी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन HCP की इकाई कोष्टिका में कुल परमाणु की संख्या। ये ABC प्रकार की लहर है। जैसे देखो ये क्वेश्चन नंबर 14, ये ABC प्रकार की, इसमें मैंने तुम्हें वीडियो नंबर जो पार्ट 10 का वीडियो है, वीडियो नंबर 10, उसमें पढ़ाया था। वीडियो नंबर 10 खोल के देखना आप। HCP की इकाई कोष्टिका में कुल परमाणु की संख्या, वैसे अपने सिलेबस में है नहीं ये 12th का में, लेकिन फिर भी
क्वेश्चन डाल दिया है इन्होंने, तो कर लेते हैं अपन, इसे देख लेते हैं। ये हेक्सागोनल षटकोणीय निबिड़ संकुलन है अपने पास, हेक्सागोनल क्यूबिक। तो इसमें कुल परमाणु की संख्या इन्होंने पूछी है। तो बेटा देखो इधर, ये षटकोणीय है, इसमें समझ में नहीं आएगा, पहले इसमें समझते हैं। ये घन की एक साइड है, ये घन की दूसरी साइड है, ठीक है, और ये घन का बीच का केंद्र है। तो जो ये साइड है इसमें एक, ये जो गोला है ये पूरा है इस फलक के अंदर, और इस फलक में भी पूरा है। तो इसमें देखते हैं अपन वैसे ही, जैसे क्वेश्चन किया है अपन ने, कॉर्नर्स एटम, कॉर्नर में कितने परमाणु होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 12 परमाणु हो गए। एक कोने के परमाणु का योगदान, जैसे एक जो सिंपल कोष्टिका थी उसमें अपन 1/8 × 8 करते थे, तो यहाँ पे जो योगदान होगा, क्योंकि वहाँ 8 कोने होते थे, यहाँ पे एक फलक के 6 कोने नजर आ रहे हैं अपन को। तो यहाँ पे टोटल परमाणु 2 हो गए, दोनों फलकों के 12, तो 1/6 × 12 यानी कि 2 परमाणु तो यहाँ से मिल गए अपन को, ठीक है। पेस सेंटर्ड परमाणु के लिए पूछ रहा है। एक परमाणु जो होता है बेटा वो इसके पेस में होता है, और पेस का योगदान कितना है, 2। पेस का योगदान कितना है, 2। ये पेस रहा, ये पेस रहा, 1/2। एक परमाणु का योगदान होता है 1/2, ये दिख रहा है आपको केवल। तो कुल कितने परमाणु हैं, 2। क्यों, अंदर और बाहर की साइड, जैसे ऐसे 2 है, एक को रख दिया मैंने, फिर ऐसे लंबी लंबी लाइन लगा दी उसकी, तो एक में कितना आया, 1/2। तो 2 परमाणु हैं, तो दोनों के 1/2 बराबर 1 इफेक्टिव परमाणु यहाँ से मिल जाएगा आपको। बॉडी सेंटर्ड के ये तीनों परमाणु होते हैं, ये पूरा योगदान होता है इनका। तो बॉडी सेंटर में एक कोशिका में एक पूरा योगदान होता है उसका 100%, एक का 100%। तो तीनों परमाणु का 3 पूरा योगदान है। कुल परमाणु की संख्या कितनी हो गई, जब जोड़ लेते हैं 1 + 2 + 3 बराबर 6। ऐसे ही उसे वहाँ समझ लो, ये 6 परमाणु, ये 3 परमाणु बॉडी सेंटर के हैं, और एक परमाणु ये रहा जिसका 1/2 योगदान है, 1/2 योगदान इसका, 1/2 योगदान इसका। तो ये कितना हो गया था, कुल 1 हो गया था। और जो 6 परमाणु ये दोनों फलकों में 6 इसके और 6 इसके, एक परमाणु का योगदान 1/6 होता है, तो 1/6 × 12 बराबर 2। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, और पार्ट 10 में और देख लेना इसको। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, निम्न संरचनाओं में किस ऋणायन की सर्वाधिक समन्वय संख्या होगी। जैसे देखो NaCl, 4 ऑप्शन इसने दे रखे हैं, राजस्थान बोर्ड की बुक के कर रहे हैं अपन क्वेश्चन। NaCl दे रखा है, इसमें हो गया +1 और इसका हो गया -1। आगे देखा अपन ने, बॉन्ड होता है बेटा इनके मध्य एक, तो टूट गया वो, ये -1 आ गया और ये +1 आ गया, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता सोडियम से ज़्यादा होती है। आगे देखो CaF2, इसमें -2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें +2 रहा है, तो दोनों फ्लोरीन के 1 आया है, तो इसमें 1 है। अगला देखो ZnS और सल्फर, इसका -2 ही होता है वैसे, इसका भी +2 होता है, लेकिन इसमें ऋण चार्ज जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए जो सोडियम है Na2 और इस जिंक में +1 भी दर्शा देता है, ये दोनों का +2, इसलिए ये -1 भी हो जाता है कई बार।
Na2 और ऑक्सीजन दे रखा है इसने दे रखा है बेटा Na2O। दो सोडियम है तो दोनों का +2 हो जाएगा, +1 इस सोडियम एक परमाणु का और +1 इसका, तो कितना हो गया -1 बराबर ऑक्सीजन पर -2 चार्ज। विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा है तो स्टेबल चार्ज है, तो ये आंसर होगा इसमें 4th। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6th नंबर देखो आप। अगला क्वेश्चन इन्होंने जो दिया है बेटा वो दिया है क्रिस्टल जालक से शॉर्ट की त्रुटियां प्राप्त होती है, जबकि चॉइस नंबर ऑप्शन ए पढ़ता हूं मैं। क्रिस्टल जालक से, आप भी किताब निकाल के पढ़ो। क्रिस्टल जालक से असमान संख्या में धनायन एवं ऋणायन पलायन कर जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, असमान संख्या में नहीं होते, वो समान संख्या में होते हैं। क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन पलायन कर जाते हैं, ये सही है, बी ऑप्शन सही है इसमें। बाकी के जरूरत ही नहीं है देखने की, देख लेना फिर भी। अगला क्वेश्चन आता है बेटा 7 क्वेश्चन, 7वां नंबर। ये क्वेश्चन काफ़ी विवादास्पद है लेकिन बुक का सही है ये। इसने पूछा एक पी प्रकार का पदार्थ विद्युतीय रूप से होता है धनात्मक। आपका ध्यान धनात्मक में जाएगा क्योंकि पी पॉजिटिव होता है, और ये जो मैंने वीडियो में लिखा है मैंने भी गलत लिखाया है, ऐसा नहीं है। मैंने आगे कई लोगों से बात की है और इसमें थोड़ा सा रिसर्च भी देखा है। तो इसमें जो पी प्रकार का होल उदासीन होता है, उदासीन सही है, क्योंकि जैसे देखो इसमें जो होल बनता है ना, वो होल क्या है, पॉजिटिव होता है, और जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो उस होल के कारण क्या है, ये उदासीन बना रहता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो छिद्र दोनों के कारण उदासीन बना रहता है विद्युतीय रूप से। विद्युतीय रूप से क्या बना रहता है, ये उदासीन बना रहता है। अगला देखो बेटा, समन्वय संख्या 8 निम्न में से किस धनायन के लिए हैं। 8वां क्वेश्चन है, देखो इसे समझते हैं। इसमें दिया है इसने CgMCl NaCl, ये घन होता है, इसमें 6, इसकी कोऑर्डिनेशन सम नंबर 6 होता है NaCl का, और ZnS है, ये जो होता है इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है इनकी संरचना के अकॉर्डिंग। Na2O दे रखा है एक, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और जो CgMCl है इसका 8 होता है। कैसे ये मैं बताता हूँ अब आपको। जैसे 4 गोले हैं मेरे पास, ये 4 गोले हैं, एक गोला मैंने यहाँ रखा है, एक सेकंड बेटा, ये ऐसे होता है। अब 4 गोले नीचे हैं, चारों स्पर्श नहीं करते, लेकिन ये गोला इन चारों को स्पर्श कर रहा है, ऊपर है। अब 4 गोले, आधा गोला है ये इनके साथ, आधा गोला ऊपर निकला हुआ है, 4 गोले और ऐसे ही रखेंगे तो 8 गोलों को स्पर्श कर रहा है ये। अब यहाँ पे जो CgM है, आप बोलोगे कि सर इसमें सोडियम भी तो हो सकता है ना। सोडियम का आकार छोटा होता है बेटा, इसलिए ये गोले मिल जाते हैं, ये सोडियम ऐसा बन जाता है क्योंकि उसका आकार छोटा होता है, ऐसा हो जाता है, तो 6 को स्पर्श कर लेता है ये। 6 इधर उधर, जैसे छिद्र है बीच में, 4 नीचे 4 ऊपर, तो जो बीच का छिद्र उसमें CgM तो फिट रहता है चारों को दूर दूर करके भी, लेकिन अगर सोडियम में को रख दे अपन तो वो लुढ़कता है इधर उधर। 6 को तो स्पर्श कर लेगा लेकिन किन्हीं कोई दो छूट जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा 9th नंबर। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन इन्होंने दिया है, निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु यौगिक अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक प्रवृत्ति का है। MnO, मैग्नीज ऑक्साइड लिख रखा है एक, A और B लिख रखा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहा हूं मैं।
निकिल ऑक्साइड लिख रखा है, सी लिख रखा है इन्होंने VO, डी लिख रखा है इन्होंने Mn2O3। देखो इसमें आंसर होगा वो ये होगा। सुनो इधर, अब इनके अयुग्मित, पहले तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप। इसका -2 तो इस पे +2 आ जाएगा, इस पे -2 तो इस पे +2 आ जाएगा, इस पे -2 तो इस पे +2 आ जाएगा, इस पे तीनों ऑक्सीजन के 6 तो इसमें +6 तो एक Mn पर +3 चार्ज। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे आप तो एक इलेक्ट्रॉन है जो इस पे बचता है, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बाकी सभी में। इसको ये आंसर रहेगा, बाकी सभी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, निकाल के देखना आप। लेकिन इनका चक्रण उल्टा होता है, लेकिन इनका चक्रण उल्टा होता है। मतलब आपने पढ़ा होगा Eg1 और T2G, इनके अनुसार जब इलेक्ट्रॉन पहले ये भरते हैं फिर ये भरते हैं तो ये क्या है, प्रतिचुंबकीय लोच के उदाहरण बन जाते हैं, यानी एक दूसरे के प्रवाह को नष्ट कर देते हैं। तो यानी कि प्रतिलोच चुंबकीय के उदाहरण बन जाते हैं। केवल ये एक ही ऐसा होता है जो अनुचुंबकीय रहता है। ओके, ये आपके 10 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हुए समाप्त। आगे अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन ये समाप्त हो गए। अगले क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं अति लघुत्रात्मक किताब के, अति लघुत्रात्मक प्रश्न पढ़ो इनको। ठोस कठोर क्यों होते हैं? पहला क्वेश्चन दिया है इन्होंने, ठोस कठोर क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो नियत स्थितियों पर रहते हैं, फिक्स जगह पर रहते हैं, इधर उधर लुढ़कते नहीं है, इसलिए ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है इन्हें, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? ठोसों का आयतन निश्चित इसलिए होता है क्योंकि जो उनके अवयवी कण होते हैं उनके मध्य ससंजक बल पाया जाता है। कौन सा बल? ससंजक बल। अगला क्वेश्चन है तीसरा, ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का अवरोधी है, यानी विद्युत का चालन नहीं करता है दोनों अवस्थाओं में, न तो गलित में करता है न ठोस में करता है, और अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है, अत्यंत हाई टेम्परेचर पर पिघल जाता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का ठोस है? ऐसा ठोस बेटा जो दोनों स्थितियों में न तो ठोस और नई गलित अवस्था में चालन करता है, ऐसा ठोस होता है। पढ़ा है अपन ने शायद तीसरी क्लास, अपना पाठ तीसरा है। पाठ तीसरे में नेटवर्क और सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक और या नेटवर्क ठोस ऐसा होता है, देखना आप। अगला क्वेश्चन दिया है इन्होंने, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक और आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं? मेटेलिक सॉलिड्स पढ़ा है मैंने शुरू की क्लास में। जालक बिंदु से आप क्या समझते हो? जालक बिंदु होता है बेटा कोष्ठिका की होती है, जैसे यही ये कोष्ठिका थी तो ये जालक बिंदु, इनको जालक बिंदु बोलते हैं। यानी कि एक अवयवी कण को बताता है पूरे को, ये जालक बिंदु नहीं, एक कण, एक जालक बिंदु एक अवयवी कण को बताता है। एकक कोष्ठिका को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटर, ये मैंने पढ़ा है, आंसर मिलेगा आपको पार्ट 5। तो बच्चों अपना जो अगला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन हो गया, पैरामीटर्स, पार्ट नंबर 5 में देखना है आपको। अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, 7वां क्वेश्चन है,
एक अणु की वर्ग निबिड़ संकुलित परत में द्विविमीय उपसहसंयोजन संख्या क्या होगी? द्विविमीय एक वर्ग निबिड़ संकुलित परत में द्विविमीय उपसहसंयोजन संख्या। द्विविमीय परत में बेटा जो है, बना के देखते हैं, पढ़ा है मैंने इसको भी, सब चीज़ें पढ़ाई है। जैसे द्विविमीय परत होती है, ए प्रकार की परत होती है, ये एक विमीय, और ये से चलेगी जो द्विविमीय। गोलों के नीचे गोले रखने, एक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? 4 को, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। ये 7वां क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है 8वां। निम्नलिखित में से किस जालक में उच्चतम संकलन क्षमता होती है? उच्च संकुलन क्षमता होती है। किस उच्च संकुलन क्षमता बोलो बेटा? षटकोणीय निबिड़ संकुलित जालक की होती है 74%। निम्नलिखित में से किस जालक में उच्चतम संकुलन क्षमता होती है? षटकोणीय निबिड़ संकुलित जालक की। अक्रिस्टलीय पद को परिभाषित कीजिए और अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण आप जानते हो, पढ़ लेना इसको। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ये मैंने काफी पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, लघुत्रात्मक। अति लघुत्रात्मक हो गए, अब है लघुत्रात्मक क्वेश्चन। लघुत्रात्मक क्वेश्चन में अपना पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। यानी कि ये जो उदाहरण दे दिए हैं और इनमें से छांटना है कौन क्रिस्टलीय है और कौन अक्रिस्टलीय है। देखो इसमें ये पॉलीलोरीथेन अक्रिस्टलीय होगा, एक टेफ्लॉन ये भी अक्रिस्टलीय होगा, और जो सेलोफोन है ये भी एक क्रिस्टलीय का उदाहरण होगा। पॉलीविनाइल ये भी, पीवीसी ये भी अक्रिस्टलीय का उदाहरण होगा। दूसरा है रेसा कांच, ये भी अक्रिस्टलीय का उदाहरण होगा, और जो बाकी बचे हैं वो सारे क्रिस्टलीय में जाएंगे। देखो इधर, कांच को शीती द्रव क्यों माना जाता है? देखो बेटा, कांच एक लिक्विड की फॉर्म है। जैसे पुराने जमानों में क्या होता था, धीरे धीरे कांच में लिक्विड फॉर्म का मतलब होता है वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, तो दूधियापन ले लेता था वो, इसलिए ये लिक्विड फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, एक ठोस से अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए, क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा? देखो इधर, यह आइसोट्रोपिक का उदाहरण है। अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होने का मतलब है, यानी कि जो यदि उसको काटा जाए ऐसे ठोसों को, तो वो स्पष्ट रूप से कटेंगे नहीं, विदलन स्पष्ट नहीं होगा इस प्रकार के ठोसों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। उपस्थिति अंतराणुक बलों की प्रकृति का आधार निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न सर्ववर्गों में वर्गीकृत कीजिए। इन्होंने दिया है पोटेशियम सल्फेट। अंतराणुक बल मैंने पढ़ा है, पार्ट नंबर 3 देखो आप, उसमें मिल जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक है परंतु ठोस अवस्था में नहीं, व्याख्या कीजिए। देखो बेटा, ठोस गलित अवस्था में विद्युत का चालन होते हैं, और अपन जानते हैं कि गलित अवस्था में आता है क्या है, जो कंपाउंड है वो आयनों में टूट जाता है और आयनों के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो ठोस में नहीं होगा, गलित में होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का है। एक यौगिक षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है, इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है? उनमें से कितनी रिक्तियां चतुष्फलकीय है? ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको मैंने करवा दिया है आपको। इसे आप पार्ट नंबर 15 में देखो, पार्ट नंबर 15 का दूसरा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखो 7वां। एक यौगिक 2 तत्वों M एवं N से बना है, तत्व CCP संरचना बनाता है और M के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं। यौगिक का सूत्र क्या होगा?
अत्याशित मतलब होता दसना। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, पार्ट नंबर 15 का छठा क्वेश्चन है, वीडियो नंबर 15 मेरा मतलब ये है, वहाँ देखो। हेलो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है इसने, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्या दिया है देखें। एक तत्व कस मोलर द्रव्यमान, यानी मोलर द्रव्यमान लिखते चलो। जो मोलर द्रव्यमान होता है इसे कैपिटल एम से दिखाते हैं, और 2.7 इंटू 10 के पावर -2 किलोग्राम मोल इनवर्स। अच्छा, आगे बोल रहा है यह 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली घनीय एकक कोष्ठिका बनाता है। एक एकक कोष्ठिका का निर्माण करता है घनकी का, जिसकी लंबाई, भुजा की लंबाई ये 405 पिकोमीटर। ये घन है बेटा अपने पास, जिसकी भुजा की लंबाई दी है इसने 405 पिकोमीटर। ठीक है। ए आगे बोल रहा है यदि इसका घनत्व 2.7 इंटू 10 के पावर 3 किलोग्राम मीटर क्यूब है। घनत्व दिया है बेटा इसने इस कोष्ठिका का 2.7 इंटू 10 के पावर 3 किलोग्राम मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है। तो घनीय एक कोष्ठिका की प्रकृति क्या होगी, मतलब एकक कोष्ठिका का प्रकार पूछा है इसने कि एससीसी होगी, बीसीसी होगी, एफसीसी होगी, और इतने डाटा अपन को उपलब्ध करवाया है। तो आप जानते हो घन का सूत्र क्या होता था अपने पास, एम और ए क्यूब इंटू घन का सूत्र बताओ बेटा, एन ए और जेड इंटू एम होता था, यही था ना। अब डी इसने दिया हुआ है, गिवन है, ए दिया हुआ है, एन ए अपन जानते हैं, एम दिया हुआ है, जेड पूछा है। तो जेड को क्या करोगे बेटा, जेड को लिखो आप डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए बटे एम। सोल्व करो, वैल्यू रख के 2 घनत्व कितना है 7 इंटू 10 के पावर 3 किलोग्राम मीटर क्यूब इंटू ए क्यूब 405 पिकोमीटर है। तो इसको मीटर में चेंज करूंगा तो मैं क्या लग जाएगा, 405 इंटू 10 के पावर -12 मीटर हो गया अब ये, और ये बताया है मैंने पिछली क्लास में, देखना। आगे बोल रहा है ये एन ए होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मोल इनवर्स। मोलर द्रव्यमान दिया है इसने 2.7 इंटू 10 के पावर -2 किलोग्राम मोल इनवर्स। ये क्यूब में मोल से मोल कट जाएगा इन। अब इसको सोल्व करना, आप आंसर आ जाएगा 4। यूनिट को सोल्व करना, ये मीटर क्यूब लग जाएगा इसमें, सारी यूनिट्स कट के यूनिट नहीं बचेगी शेष, और ये एफसीसी प्रकार की यूनिट होगी। सोल्व करना केवल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया है बेटा इसने। अब कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स है, वो आनी चाहिए आपको। केमिस्ट्री खत्म हो गई। देखो बेटा, आगे क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। 9th क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में किस प्रकार का स्टाइकोमेट्री 2 दर्शाते हैं। मतलब स्टाइकोमेट्री वाली दोष पूछ रहा है ये अपन से।
जैसे ZNS और AgBr है, ये जो ZNS है वो फ्रैंकल दोष दर्शाता है और जो AgBr है वो दोनों दर्शाता है। क्योंकि जो ये ZNS है इसमें क्या है, आयनों का आकार अधिक होता है। ये आप और पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा थ्योरी। अगला क्वेश्चन दिया है बेटा, इसने समझाइए कि एक उच्च संयोजी धनायन को अशुद्धि की तरह मिलाने पर आयनिक टॉस में रिक्तिकाएँ किस प्रकार प्रविष्ट होती है। देखो बेटा, इसमें जब कोई टॉस होता है तो टॉस की सतह पर उस धनायन को अशुद्धि जो मिलाते हैं तो आयनिक टॉस की सतह पर आ जाते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब प्रकाश पड़ता है तो वो चमकती है, और प्रकाश पड़ता है तो जैसे LiCl है, कौन सा कलर दिखाती है, गुलाबी। NaCl है, कौन सा दिखाती है, पीला। इसके बारे में बता रही है। 11वां क्वेश्चन है, जिन आयनिक टॉसों में धातु आदि के दोष के कारण ऋणायन रिक्तिकाएँ होती है वे रंगीन होते हैं। उपयुक्त उदाहरण बताइए। इसे भी कर लेना, वैसा ही होगा। रंगीन उन इलेक्ट्रॉनों की वजह से दिखता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ग 14 के तत्वों को n प्रकार के अर्धचालकों में उपयुक्त अशुद्धि द्वारा आप मिश्रित करके रूपांतरित करना है। यह अशुद्धि किस वर्ग की होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाली, यानी कि n प्रकार का सेमीकंडक्टर बनेगा और इसमें जो 15वां वर्ग है उसकी अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है इसने, कांच क्वार्ट्ज जैसे टॉस किस प्रकार भिन्न हैं, किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है। किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है। देखो बेटा, यहाँ पे वही अक्रिस्टलीय क्रिस्टलीय वाला लफड़ा है। जो कांच होता है उसकी परास क्या होगी, लघु परास होगी, और जो क्वार्ट्ज होगा वो क्रिस्टलीय है, और कांच क्या है, अक्रिस्टलीय। तो अक्रिस्टलीय टॉसों की क्या है, ये जो परास होती है वो कम होती है, और जो क्वार्ट्ज है क्रिस्टलीय टॉस उनकी परास दीर्घ होती है। इस वजह से ऐसा जब विदलन होता है तब ऐसा देखने को मिलता है अपन को। अगला क्वेश्चन दिया है इसने 14वां नंबर का, न्यूमेरिकल है। सोना परमाणु त्रिज्या 0.44 नैनोमीटर दी हुई है। फलक केंद्रित एक कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी कोष्टिका की कोर की लंबाई, अभी आप जानते हो अगर पढ़े होंगे तो, पढ़ा है मैंने इसको। फलक केंद्रित है वो। FCC की जो भुजा आती थी, ए का मान कितना आता था वो पूछ रहा है ये। उसका ए आता था बेटा, A बराबर 2√2r, ये आता था। अब इसने r दिया हुआ है कितना, 0.044 नैनोमीटर। चेंज कर लेना, मैंने बताया है 9 लग जाएगा, सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक में अचालक बता दिया। अगला जो क्वेश्चन है वो है बेटा 16वें नंबर का, क्वेश्चन नंबर 16। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा। देखो, एल्यूमिनियम घनीय निविड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। यहाँ घनीय निविड़ संकुलित जो संरचना है वो हो गई, मैं मतलब FCC की बात कर रहा है ये बात ध्यान में रखो। एक तो क्रिस्टलीकृत, इसका धात्विक अर्धव्यास है जो 125 पिकोमीटर दिया है, और ये होता कितना है, इसकी भुजा होती है A बराबर 2√2r, यही होती है बेटा। और r को इधर लाएंगे चाहे क्या हो जाएगा, r को इधर लाएंगे तो a इसके नीचे आ जाएगा, एक के नीचे एक ये हो जाएगा। अब ये आगे पूछ रहा है घनीय निविड़ संकुल संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। इसका धात्विक अर्धव्यास दिया है इसने, त्रिज्या नहीं दी, और त्रिज्या आधी होती है अपन जानते हैं वैसे। अब पूछ क्या रहा है वो देखो आप। एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई, कोर की लंबाई का सूत्र आ गया अपने पास, और अर्धव्यास है इसका 125 पिकोमीटर। इस सूत्र से सोल्व करना आप इसको, इसका आंसर आ जाएगा। इसमें डाटा रखो आप,
डाटा रखते ही ये आ जाएगा 353.5 और इसको पिकोमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना। फिर जो चेंज करना ये तो आ जाएगी इसकी कोर की लंबाई आ जाएगी, और जो ये 1.0 सेंटीमीटर क्यूब दिया है एल्युमिनियम में कितनी एका कोष्टिका की बनेगी, यानी कि उसका आयतन कितना होता है एक कोष्टिका का, सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो एक कोष्टिका के नीचे आ जाएगी ये सारी वैल्यू। जो इसकी ये आए कोर की लंबाई आए उसको इसके नीचे रख देना, आंसर आ जाएंगे दोनों के। आगे कल करेंगे बेटा, अब आज इतना ही बहुत है। ओके, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।